आधुनिक भारत के इतिहास से आज हम एक टॉपिक आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास का कालखंड कुछ पुस्तकों में 1740 ईस्वी से प्रारंभ होता है, वहीं कुछ में इसका प्रारंभ प्लासी के युद्ध यानी 1757 ईस्वी से प्रारंभ बताया गया है। तो आपके सिलेबस में जो भी कालखंड दिया गया है आधुनिक भारत के इतिहास का, उस हिसाब से आपको अध्ययन करना होगा। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, यानी आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हमें किन माध्यमों से मिलती है, कौन सी ऐसी सामग्री है जिससे हमें इस कालखंड के बारे में पता चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, यानी बहुत सारे ऐसी सामग्री हमें मिलती है जिससे हम उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो भी स्रोत हैं इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, सरकारी स्रोत और गैर सरकारी स्रोत। सरकारी स्रोतों में विभिन्न अभिलेखागार की सामग्री, अधिनियम, कानून, सरकारी रिपोर्ट, अधिकारियों के पत्र, पुलिस एवं गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट आदि को शामिल किया जा सकता है। वहीं गैर सरकारी स्रोतों में अधिकारियों के निजी अभिलेख, पत्र, समाचार पत्र, संस्मरण, पुस्तकें आदि को रखा जा सकता है। आधुनिक भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उन्हें हम एक दूसरी तरह से भी विभाजित कर सकते हैं, औपनिवेशिक और देसी स्रोतों में। औपनिवेशिक स्रोतों में ब्रिटिश सरकार यानी जो अंग्रेज सरकार थी उससे जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी सामग्री आती है। वहीं देसी स्रोतों में भारतीय लोगों से जुड़ी हुई सामग्री, साथ ही समाचार पत्र, साहित्य, राष्ट्रीय आंदोलन और विद्रोह से जुड़ी हुई सामग्री आती है। तो जो ये स्रोत हैं उन्हें हम या तो सरकारी और गैर सरकारी में बांट सकते हैं या फिर औपनिवेशिक और देसी स्रोतों में विभाजित कर सकते हैं। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अभिलेखीय सामग्री, अधिनियम एवं कानून, आत्मकथाएं, संस्मरण पुस्तकें, निजी पत्र और यात्रा वृत्तांत, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, रचनात्मक साहित्य, चित्रकारी, भारतीय पुनर्जागरण के स्रोत, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और किसान आंदोलनों से संबंधित सामग्री, राष्ट्रीय आंदोलन के दस्तावेज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिससे हमें इस समय के बारे में पता चलता है। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अभिलेखीय सामग्री। अभिलेख यानी ऐसे दस्तावेज, ऐसे रिकॉर्ड और लेख जो कि महत्वपूर्ण हैं उन्हें सुरक्षित करके रखा जाता था, तो वही कहलाते हैं अभिलेख। तो ये अभिलेखीय सामग्री अलग अलग स्थानों पर रखी गई थी। तो ये जो केंद्र सरकार के अभिलेखागार हैं, राज्य सरकारों के अभिलेखागार हैं, तीनों प्रेसिडेंसी के अभिलेखागार जो आर्काइव्स है वहाँ पर इन्हें सुरक्षित किया गया था। साथ ही जो अन्य यूरोपीय शक्तियों के अभिलेखागार, कुछ न्यायिक रिकॉर्ड्स हैं, प्रकाशित अभिलेख, निजी अभिलेख और विदेशी संग्रहालयों के अभिलेख इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय सरकार के अभिलेखागार। नई दिल्ली में स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकांश अभिलेख रखे गए हैं। जो भारत सरकार का जो नेशनल आर्काइव है, जो अभिलेखागार है, वहाँ पर भारत सरकार से जुड़े हुए अधिकांश अभिलेख यानी दस्तावेज रखे हुए हैं। ये अभिलेख आधुनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर प्रामाणिक और विश्वसनीय सामग्री प्रदान करते हैं। यानी जो स्रोत हैं ये काफ़ी प्रामाणिक है और इससे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो सही जानकारी प्राप्त होती है। भारत पर जो अंग्रेजी शासन की शुरुआत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुई थी। उसके बाद में भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पर शासन करना शुरू किया था, भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, तो उसका शासन अलग अलग विभागों में बटा हुआ था, जैसे कि सार्वजनिक विभाग,
राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, गुप्तचर विभाग, वाणिज्यिक, न्यायिक, शिक्षा विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग थे और इन विभागों के अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में हमें ये अभिलेख प्राप्त होते हैं जो कि नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित रखे हुए हैं, जिससे हमें उस दौर की जानकारी मिलती है। 1767 में बंगाल के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनेल की नियुक्ति के साथ ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने देश का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण करना शुरू किया। यानी भारत में जो अंग्रेजों ने एक भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाया और 1767 में बंगाल के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्ति हुई जेम्स रेनेल की, जिन्होंने भारत का मानचित्रीकरण यानी भारत का नक्शा बनाने की शुरुआत की थी, उसका मैप बनाया। तो इसलिए जो ये सर्वेयर होते थे ये ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इनका और उसका वो दस्तावेज के रूप में लिखते थे, उन्हें रखते थे, सुरक्षित रखते थे। अपने जो संस्मरण थे उस दौरान उन्हें जो भी जानकारी प्राप्त हुई तो उसका अपना संस्मरण लिखते थे। साथ ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग अपनी कुछ ऐसी पत्रिकाएं भी निकालता था, उसमें भी इन सब का वर्णन होता था। तो ये इनके जो अभिलेख हैं उससे ना सिर्फ भारत के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में पता चलता है बल्कि समकालीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये अभिलेख भी सुरक्षित रखे गए हैं नेशनल आर्काइव में दिल्ली में। दूसरे आता है राज्य अभिलेखागार। राज्य अभिलेखागार में तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतों के अभिलेख शामिल है। जब भारत पर अंग्रेजी शासन था तो कुछ ऐसे राज्य थे जिस पर सीधा सीधा अंग्रेजों का शासन था, वहीं कुछ रियासतें थीं जहाँ पर उनके राजा उनके शासक होते थे जो कि अंग्रेजों के अधीन शासन करते थे। तो इनके अपने अपने जो अभिलेख थे वहाँ पर सुरक्षित रखे जाते थे। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी थे जो अंग्रेजी शासन में आने के पहले ही उनके अपने अभिलेख सुरक्षित होते थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने उन पर अपना अधिकार कर लिया तो वो जो अभिलेख थे वो भी अंग्रेजों के अधीन आ गए। जैसे कि पंजाब राज्य, जो लाहौर साम्राज्य था राजा रणजीत सिंह का, जब पंजाब पर अंग्रेजों ने अधिकार किया तो वहाँ पर उनके अभिलेख थे खालसा दरबार अभिलेख के नाम से सुरक्षित रखे हुए, तो वो सब भी अंग्रेजों के अधीन आ गए। तो उन अभिलेखों से हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही और भी कई रियासतें थी, जैसे बीकानेर में स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार से राजस्थान के अलग अलग रियासतों जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जम्मू में रखे गए अभिलेखों से जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासन के ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। जो डोगरा वंश का शासन था जम्मू में उसकी जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और रीवा, केरल में त्रावणकोर और कोचीन, कर्नाटक में मैसूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर में स्थित अभिलेखों से विभिन्न रियासतों के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। तो भारतीय प्रांत और रियासतों के जो अभिलेख थे उनसे हमें उस समय के शासन व्यवस्था के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अब भारत में ब्रिटिश पूर्व अभिलेखों का एक महत्वपूर्ण संग्रह पुणे में स्थित पेशवा दफ्तर में रखा हुआ है। यह पेशवाओं के पतन से पहले मराठा इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत मूल्यवान स्रोत है। यानी जो राज्य अभिलेखागार है उससे हमें अंग्रेजी शासन की जानकारी तो मिलती है, लेकिन साथ ही पुणे में पेशवा दफ्तर में हमें पेशवाओं के दौर के अभिलेख मिलते हैं, जब भारत में अंग्रेजी शासन प्रारंभ नहीं हुआ था उस दौर के अभिलेख है, और उनसे हमें मराठा इतिहास के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला है तीनों प्रेसिडेंसी के अभिलेखागार। अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जब हम आगे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको इस सब की जानकारी मिलेगी। बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ अभिलेख भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में और कुछ पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध है। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी बहुत महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी, और वहाँ के कुछ अभिलेख तो नई दिल्ली के नेशनल आर्काइव में है और कुछ पश्चिम बंगाल में मौजूद है। इन अभिलेखों में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्लासी के युद्ध के पहले के जो अभिलेख हैं वो खो गए हैं, वो तो उसके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन प्लासी का युद्ध और उसके बाद के सारे जो अभिलेख यहाँ पर मिलते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के अभिलेखों से
दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय के बारे में जानकारी मिलती है। जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अभिलेख है उनसे हमें पता चलता है कि दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपना शासन मजबूत किया और अंग्रेज और फ्रांसीसियों का जो संघर्ष चला था उसकी जानकारी भी हमें इनसे प्राप्त होती है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय मुंबई में रखे गए अभिलेख पश्चिमी भारत के इतिहास का अध्ययन करने में बेहद उपयोगी है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अभिलेख कहाँ रखे गए हैं? मुंबई में स्थित महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय में। तो हमें पश्चिमी भारत की उससे जानकारी प्राप्त होती है। अगला है अन्य यूरोपीय शक्तियों के अभिलेखागार। भारत में अंग्रेजों के अलावा और भी यूरोपीय शक्तियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, जैसे पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो इन सब ने भी यहाँ पर अपना उपनिवेश बनाया था, यहाँ पर शासन किया। तो इनके भी अभिलेख हैं, जैसे कि गोवा में संरक्षित पुर्तगालियों से संबंधित अभिलेख हैं, जो कि मुख्य रूप से 1700 से 1900 ईस्वी के बीच की अवधि के हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐसे ही मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस और पश्चिम बंगाल के अभिलेखागार में कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड मौजूद है। जो डचों ने यहाँ पर जो शासन किया था उससे संबंधित रिकॉर्ड मिलते हैं मद्रास में और पश्चिम बंगाल में। चंद्रनगर और पौंडीचेरी के फ्रांसीसी अभिलेखागार को फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा इन बस्तियों को छोड़ने से पहले पेरिस ले जाया गया। जो चंद्रनगर और पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था, तो जब इन्होंने ये छोड़ा, यहाँ से अपना शासन उनका समाप्त हुआ, तो वो अपने सारे अभिलेखों को अपने साथ अपने देश लेकर चले गए। वो पेरिस में रखे हुए हैं। डचों ने भी जब भारत को छोड़ा तो जो उनका डच अभिलेखागार था उनको डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन में स्थानांतरित कर दिया। वो डेनमार्क अपने देश लेकर चले गए, वहाँ पर कोपेनहेगन में उन्होंने जो शहर है वहाँ पर उनको रखा हुआ है। अगले अभिलेखीय रिकॉर्ड है न्यायिक रिकॉर्ड। मद्रास अभिलेख कार्यालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष और महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय में तत्कालीन न्यायिक अभिलेख मौजूद है। जो ये अलग अलग कोर्ट थे उस समय, जो न्यायालय थे अंग्रेजों के बनाए हुए, उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखे गए हैं मद्रास में, कलकत्ता में और मुंबई में। इन अभिलेखों में न्यायालय की कार्रवाई के अभिलेख तो है ही, साथ ही वसीयत, प्रोबेट और प्रशासन के पत्रों की प्रतियां भी शामिल है, जो कि उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। जो कोर्ट में केस आते थे तो वसीयत से संबंधित, प्रोबेट यानी उत्तराधिकार से संबंधित और प्रशासन के जो कुछ पत्र होते थे, तो वो सब भी इन रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इससे हमें उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। फिर प्रकाशित अभिलेख। तत्कालीन ब्रिटिश संसदीय पत्र महत्वपूर्ण अभिलेखीय प्रकाशन है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन के अधीन भारत सरकार से संबंधित कई अभिलेख शामिल है। जो ब्रिटिश संसद थी वहाँ पर जो भारतीय साम्राज्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से ये शासन स्थानांतरित हुआ था ब्रिटिश क्राउन को। ब्रिटिश क्राउन यानी जो ब्रिटेन की रानी या जो भी राजा वहाँ पर था, उसका सीधा अधिकार हो गया था भारत पर। तो उससे संबंधित कई अभिलेख हमें मिलते हैं जो कि ब्रिटिश संसद के अभिलेख हैं, जिन्हें प्रकाशित किया। जैसे संसदीय कार्यवाही होती है तो उसका प्रकाशन होता है ना, वैसे ही ब्रिटेन की संसद की भी जो कार्रवाई होती थी उन अभिलेखों को प्रकाशित किया जाता था। तो इसमें क्या क्या शामिल है? संसदीय समितियों की रिपोर्ट, शिक्षा, नागरिक सुधार और अकाल जैसे विशिष्ट विषयों पर गठित विभिन्न शाही आयोग और भारतीय साम्राज्य पर संसदीय बहसों के अभिलेख इनमें शामिल है। तो ये जो संसदीय पत्र हैं जो प्रकाशित किए गए, उसमें अलग अलग जो संसदीय समितियां बनाई जाती थी भारत के शासन को लेकर, फिर भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, नागरिक सुधार को लेकर, और अंग्रेजों के समय में भारत में बहुत भयानक अकाल पड़े तो उन अकाल से निपटने के लिए अकाल आयोग का गठन किया जाता था, उससे संबंधित अभिलेख। फिर भारतीय साम्राज्य को लेकर संसद में बहस होती थी, उससे संबंधित अभिलेख इनमें शामिल है। साथ ही जो प्रांतीय विधानमंडलों की कार्रवाई, भारत में 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, फिर भारत में जो प्रांतीय विधानमंडलों का गठन हुआ था, तो उसकी कार्रवाई, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक राजपत्र और समय समय पर जो कानून और विनियमों का संग्रह था, वो भी आधुनिक भारत के इतिहास को जानने का उपयोगी स्रोत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है।
अगला है निजी अभिलेख। निजी अभिलेखों में उन व्यक्तियों और परिवारों के कागजात और दस्तावेज शामिल है जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं के कागजात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख नई दिल्ली में नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालयों में रखे गए हैं। बैंकों, व्यापारिक घरानों और वाणिज्यिक मंडलों के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में बेहद मददगार हैं। तो ये कुछ निजी अभिलेख हैं जो कि उस समय महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, नेता थे या महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इससे संबंधित अभिलेख हैं। फिर उस समय जो बैंक थे या बड़े बड़े व्यापारिक घराने थे, कुछ व्यापारिक संगठन थे, उससे जुड़े हुए सारे जो अभिलेख हैं वो भी महत्वपूर्ण स्रोत है। उससे हमें उस समय की राजनीतिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अगला है विदेशी संग्रहालय। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का एक विशाल भंडार तत्कालीन साम्राज्यवादी शक्तियों के संग्रहालयों में उपलब्ध है। यानी भारत पे जो ये साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ये डेनमार्क, इन्होंने जो यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किए थे, तो इससे जुड़ी हुई सामग्री इनके देशों में भी रखी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सामग्री रखी हुई है। लंदन में तो बहुत सारी भारत से जुड़ी हुई सामग्री, जो लंदन म्यूज़ियम है वहाँ पर तो बहुत सारी यहाँ से लेकर जाई हुई मूर्तियाँ और स्मारक और बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ ही दस्तावेजों का भी एक बहुत बड़ा संग्रह है जो वहाँ रखा हुआ है। तो इंग्लैंड में लंदन के इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स और ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में क्या क्या रखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक, विभिन्न समितियां, भारत के मामलों के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता था उसकी कार्यवाहियां और पत्राचार, राज्य सचिव और भारत परिषद से संबंधित रिकॉर्ड मिलते हैं। तो जो लंदन में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स और ब्रिटिश संग्रहालय में ऐसे कई दस्तावेज हैं जो कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, तो उसके जो अलग अलग जैसे बोर्ड के निदेशक थे, समितियां बनाई जाती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, राज्य सचिव नियुक्त किया जाता था, भारत परिषद का गठन किया गया था, तो इससे सबसे जुड़े हुए रिकॉर्ड हमको इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में जो वायसराय होता था, जो कि भारत पर अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर शासन करता था, राज्य सचिव और भारत में तैनात अन्य उच्च रैंक वाले नागरिक और सैन्य अधिकारियों के कागजातों का संग्रह यहाँ पर मिलता है। तो विदेशी संग्रहालयों में इंग्लैंड में ये मिलता है। फिर लंदन में ही चर्च मिशनरी सोसाइटी के अभिलेखों से स्वतंत्रता पूर्व भारत में शैक्षिक और सामाजिक विकास के बारे में जानकारी मिलती है। जब यहाँ पर अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई तो इनके साथ मिशनरीज भी आती थी। मिशनरीज जो ईसाई धर्म से जुड़े हुए जो संगठन होते थे, वो यहाँ पर अपने धर्म प्रचार के लिए भी आते थे, और वो शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी वो काम करते थे। तो उससे जुड़े हुए हमको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मिलते हैं। अब पेरिस के अभिलेखागार में मौजूद दस्तावेज भारत पर फ्रांसीसी आधिपत्य और तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। फ्रांसीसियों ने भी यहाँ पर अपना आधिपत्य किया था, तो उससे जुड़े हुए अभिलेख कहाँ मिलते हैं? पेरिस में रखे गए हैं। कोपेनहेगन में रखे गए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख और लिस्बन में रखे गए पुर्तगालियों के अभिलेख, ये भी महत्वपूर्ण है। इनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर डच आधिपत्य के बारे में, और जो लिस्बन में रखे गए हैं उससे पुर्तगालियों के आधिपत्य के बारे में। यूरोपीय देशों के अभिलेखों के अलावा पाकिस्तान में संरक्षित अभिलेखों का भी बहुत महत्व है। लाहौर, पेशावर, सिंध में उपलब्ध अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और औपनिवेशिक काल में अफगानिस्तान, ईरान और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी प्रकाश डालते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो जब पाकिस्तान बना तो कुछ अभिलेखागार वहाँ भी चले गए, जैसे लाहौर, पेशावर, सिंध वाले अभिलेख वहाँ पर रहे, वहाँ अभिलेखागार भी थे। तो उन अभिलेखों से हमें औपनिवेशिक काल में जो अफगानिस्तान, ईरान और जो दूसरे पड़ोसी देश थे उनके साथ कैसे संबंध थे उसकी जानकारी मिलती है। तो ये थे अभिलेखीय स्रोत। अब हम देखते हैं अधिनियम और कानून।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्लासी के युद्ध में विजय के साथ प्रारंभ हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, वो एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय इतिहास में, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पर अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसने कि भारत से व्यापार करने की अनुमति ली और उसने अपना यहाँ पर शासन शुरू, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर और उन्होंने भारत के ऊपर शासन करना ही प्रारंभ कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए हर 20 वर्षों में ब्रिटिश संसद की अनुमति लेनी होती थी। मतलब उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए भी अनुमति, पहले व्यापार करने के लिए अनुमति ली थी, तो उसके लिए भी एकाधिकार, यानी भारत से व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी, लेकिन इसको उनको एक तरह से रिन्यू करवाना पड़ता था। हमेशा उनको 20 साल में फिर से परमिशन लेनी पड़ती थी ब्रिटिश संसद की। साथ ही भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ कानून भी पारित किए जाते थे, जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ऐसे ही ब्रिटिश संसद ने 1813 में एक कानून पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार सीमित कर दिया, यानी बहुत सारी वस्तुओं का व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत से यहाँ पर शासन भी कर लिया था और उनका व्यापार भी करती थी, तो उस पर कुछ चीज़ों पर उसका एकाधिकार ख़त्म कर दिया कि नहीं, अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इन वस्तुओं का व्यापार नहीं करेगी, दूसरे लोग भी कर सकते हैं, दूसरे व्यापारी भी कर सकते हैं। 1833 में एक कानून लाकर व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, यानी कि अब जो दूसरी कंपनी थी, दूसरे व्यापारी सभी वस्तुओं का व्यापार कर सकते थे भारत के साथ। ऐसे 1857 में जब विद्रोह हुआ था, यहाँ भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, यानी अभी तक भारत किसके अधीन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी, लेकिन 1857 के बाद में ये जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटेन का जो राजा था उस समय, रानी थी ब्रिटेन की, उसके ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। भारत पर शासन चलाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर अनेक कानून पारित किए गए, तो इन कानूनों से भी हमें जानकारी मिलती है भारत के इतिहास के बारे में। ये तो थी ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए कानून। भारत में जो अंग्रेजी शासन था वो गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा चलाया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भी और ब्रिटिश क्राउन के दौर में भी। तो ये जो गवर्नर जनरल या पहले गवर्नर जनरल होते थे, बाद में वायसराय होते थे, ये सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे भारत में। ये स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से भी यहाँ पर कानून बनाते थे, रेगुलेशंस बनाते थे, जैसे कि सती प्रथा उन्मूलन कानून यहाँ पर बनाया, जिससे कि सती प्रथा को समाप्त किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया, जिससे कि विधवाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति दी गई। साथ ही जैसे स्थायी बंदोबस्त, काश्तकारी अधिनियम, ये किसानों से जुड़े हुए कानून थे, जिसमें उनका टैक्स कितना होगा और उसके बारे में निर्णय लिए जाते थे। तो ये जो स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से ये गवर्नर जनरल और वायसराय भी यहाँ पर कानून पारित करते थे, और इन कानूनों को पारित करने के लिए सरकारी अधिकारियों में कई चर्चाएं होती थी, भारत के प्रशासन को लेकर इनके बीच में कई चर्चाएं होती थी, और इन सब चर्चाओं का, बहसों का रिकॉर्ड रखा जाता था। इसलिए उस समय के इतिहास को जानने के लिए एक विशाल भंडार मौजूद है, कई ऐतिहासिक स्रोत हमें मिलते हैं। अगला स्रोत है आत्मकथाएं, संस्मरण, पुस्तकें, निजी पत्र और यात्रा वृत्तांत। भारत आने वाले कई यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों और सिविल सेवकों ने भारत के विभिन्न भागों के अपने अनुभवों और विचारों के बारे में लिखा है। भारत में कई अंग्रेज और जो दूसरे व्यापारी और मिशनरी यहाँ पर आते रहे, कई यात्री आए, और सिविल सेवक भी अपना यहाँ का अनुभव लिखते थे, संस्मरण लिखते थे। उससे भी हमें भारत के तत्कालीन इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। बिशप हेबर का जर्नल और एबे डुबोइस की किताब हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स भारतीय शक्तियों के पतन और अंग्रेजों के उदय के दौरान भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन पर उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। तो ये जो बिशप हेबर है उसका एक जर्नल था, और एबे डुबोइस की किताब थी हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स। उसमें बताया गया है कि भारतीय शक्तियों का पतन और अंग्रेजों का जब उदय हुआ उस दौरान यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था, यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी।
जो तत्कालीन शासक थे और अधिकारी जो होते थे, अंग्रेज अधिकारी, उनकी आत्मकथाएं और निजी पत्रों से भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है जो कि अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि वो निजी पत्र हैं। परंतु ऐसे जो निजी पत्र हैं अक्सर अप्रकाशित रहे, उनको पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन इतिहास लेखन के लिए इन्हें प्राप्त करके इनका उपयोग करना इतिहासकारों के निजी प्रयासों तक सीमित, यानी बहुत से इतिहासकार जब इतिहास लेखन करते हैं तो वो ऐसे अधिकारियों के, ऐसे शासकों के निजी पत्रों के बारे में पता लगाते हैं कि उसमें क्या लिखा था। फिर एक चीज़ ये भी हो जाती है कि उसकी वस्तुनिष्ठता की जांच करना है कि जो उसके निजी पत्र में लिखा गया है क्या वो सही था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई गलत जानकारी हो, वो भी पता लगाना होता है। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने ऐसे पत्रों के माध्यम से कई जानकारियाँ निकाली है और ऐसे पुराने निजी पत्रों और लेखों को संपादित करके प्रकाशित किया है। अगर यात्रा वृत्तांत को देखें तो उस दौरान कई प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री थे, जैसे जॉर्ज फोस्टर, बेंजामिन हैन, जेम्स बर्न्स, अलेक्जेंडर बर्न्स, CJ डेविडसन, जॉन बटलर, इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे थे। जैसे जेम्स बर्न्स ने लिखा था नैरेटिव ऑफ विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध, इसमें सिंध, हैदराबाद आदि का वर्णन किया गया है। अलेक्जेंडर बर्न्स ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था ट्रेवल्स इनटू बुखारा, यहाँ पर इसमें भारत से लेकर अफगानिस्तान, ईरान तक का वर्णन है। और ये CJ डेविडसन का जो था डायरी ऑफ ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया, इसमें जो भारत का हिमालयी क्षेत्र है और जो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, इसमें हरिद्वार, बरेली, रुहेलखंड, बुंदेलखंड के बारे में वर्णन किया गया है। ऐसे ही जो जॉन बटलर का है ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ आसाम, तो यहाँ पर इसमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में, क्योंकि आसाम में 14 वर्ष तक ये रहे थे और वहाँ पर इन्होंने उसके बारे में लिखा है। तो भारत के बारे में लिखने वाले प्रसिद्ध गैर ब्रिटिश यात्रियों में विक्टर जैकमॉन्ट, उन्होंने लिखा था भारत से पत्र, जिसमें 1828 से लेकर 31 के दौरान ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में लाहौर, कश्मीर और तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। ऐसे ही बेरन चार्ल्स कश्मीर और पंजाब की यात्रा के बारे में लिखा है। और विलियम मूरक्राफ्ट, ये कुछ हैं जो गैर ब्रिटिश यात्री थे। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है ये आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण के लिए विश्वसनीय स्रोत है, खासकर जब वे आधिकारिक दस्तावेजों के पूरक होते हैं, यानी कि इन्होंने जो कुछ लिखा है उसकी पुष्टि अगर किसी और स्रोत से भी हो जाती है, जैसे और कोई आधिकारिक दस्तावेज ऐसा मिल गया जिसमें पता चलता है कि अच्छा ये बात इस व्यक्ति ने भी लिखी है अपने संस्मरण में और इस दस्तावेज में भी इस बात का उल्लेख है, यानी फिर वो स्रोत कैसा हो जाता है, विश्वसनीय हो जाता है। अब अगर हम देखें जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे हमारे, उनके द्वारा लिखी गई भी कई पुस्तकें हैं, आत्मकथाएं, संस्मरण पत्र हैं जो कि इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का उल्लेख किया है। बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें नहीं भी है इसमें, तो वो आप अपने लेवल पर भी उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कौन कौन सी पुस्तकें हैं? दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखिएगा बुक का। दीन बंधु मित्र की नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ, रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक पिता के अपनी पुत्री को पत्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर आम्बेडकर की एनाइलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, सावरकर की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। तो ये कुछ ही पुस्तकें हैं जिसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है, और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, संस्मरण है, आत्मकथाएं हैं, जिससे हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला महत्वपूर्ण स्रोत है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। 19वीं और 20वीं सदी के अंग्रेजी और विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार और पत्र और पत्रिकाएं आधुनिक भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया था। ये याद रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था, जो 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रकाशित किया था।
सरकारी अधिकारियों ने उनकी मुखर आलोचना के कारण हिकी के प्रेस को 2 साल के भीतर जब्त कर लिया था, क्योंकि वो सरकार की आलोचना करते थे, इसलिए उसको जब्त कर लिया। तो द बंगाल गजट के बाद में द कलकत्ता गजट, द मद्रास कुरियर और द बॉम्बे हेराल्ड जैसे कई प्रकाशन सामने आए थे। तो ये तो कुछ अंग्रेजों ने, शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन अगर 19वीं सदी के उत्तरार्ध को देखें, यानी बाद का जो समय था उसको देखें, तो कई समाचार पत्रों का संपादन और प्रकाशन भारत के प्रतिष्ठित और निडर पत्रकारों के द्वारा किया गया। 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो लगभग 1/3 संस्थापक तो पत्रकार ही थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादन में द हिंदू और स्वदेश मित्र, बाल गंगाधर तिलक के अधीन केसरी और मराठा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अधीन बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के अधीन अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के अधीन सुधारक, एन सेन के अधीन इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी के अधीन वॉइस ऑफ इंडिया, जीपी वर्मा के अधीन हिंदुस्तान और एडवोकेट जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ या उनके संपादन में हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे शुरुआती दौर में ही, और तब ये पत्रकार भी थे। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और नवजीवन का संपादन किया। उसके बाद उन्होंने हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकाले। पंजाब में ट्रिब्यून और अखबार आम, बॉम्बे में इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, कल और गुजराती, बंगाल में सोम प्रकाश, बंग निवासी उस समय के अन्य प्रसिद्ध समाचार पत्र थे। ये तो थे भारत में रहने वाले जो नेता थे, लोग थे, उनके द्वारा निकाले गए समाचार पत्र पत्रिकाएं। विदेशों में भी कई भारतीय रहते थे जो कि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे, और उन्होंने वहाँ पर रहने वाले भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित की, जैसे कि इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो कि लंदन में निकाली थी श्यामजी कृष्ण वर्मा, वंदे मातरम पेरिस से मैडम कामा ने निकाला, तलवार बर्लिन से वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने निकाला, और गदर सैन फ्रांसिस्को से लाला हरदयाल ने निकाला। तो बहुत से जो विदेशों में भी समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया भारतीय राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के द्वारा। पहले जो अधिकांश समाचार पत्र पत्रिकाएं थी वो अंग्रेजी भाषा में निकलते थे। बाद में अंग्रेजी के साथ साथ देशी भाषाओं में भी कई समाचार पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी, और जैसे जैसे राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हुआ, इनकी संख्या में भी वृद्धि होने लगी, और इनमें ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना होती थी। अब इनके आवाज़ को बंद करने के लिए अंग्रेजों ने प्रेस एक्ट बनाए, प्रेस को लेकर कानून बना दिए कि कोई भी अगर सरकार की आलोचना करेगा तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर भी ये समाचार पत्र पत्रिकाएं राष्ट्रवाद के प्रसार का सशक्त माध्यम बने रहे, और यही कारण था कि लगभग प्रत्येक राष्ट्रवादी नेता किसी न किसी समाचार पत्र से जुड़ा हुआ था, और इन पत्र पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में अहम भूमिका अदा की, और ये उस काल का इतिहास जानने के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला स्रोत है रचनात्मक साहित्य। जो रचनात्मक साहित्य यानी जैसे उपन्यास के तौर पर जो साहित्य लिखा गया, लेकिन उसमें कुछ कहानियाँ, कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन था जो कि तत्कालीन जो परिदृश्य था उससे जुड़ी हुई थी। जैसे कि अभी हमने देखा था आनंद मठ जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो आधुनिक भारत के पहले महत्वपूर्ण लेखक बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और उनके उपन्यास ज़्यादातर ऐतिहासिक है। उनमें सबसे प्रसिद्ध है आनंद मठ, जिसमें कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी है। वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है, और इस उपन्यास में 1760 ईस्वी में हुए सन्यासी विद्रोह का चित्रण मिलता है। तो वैसे वो उपन्यास है, लेकिन वो ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ अन्य लेखक भी थे, जैसे इच्छाराम सूर्यराम देसाई, ये गुजराती साहित्यिक इतिहास के एक विद्वान थे, और उनका उपन्यास हिंद अने ब्रिटानिया में राजनीतिक पहलुओं वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक है। गिरिजा देवी और राम तीर्थमल जैसे तमिल लेखक, उन्होंने भी अपने उपन्यासों में तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य का चित्रण किया। तेलुगु में जीवी कृष्ण राव का उपन्यास ग्रामीण लोगों के नैतिक पहलुओं और व्यवहार से संबंधित था। वायकोम, मोहम्मद बशीर और शंकर पिल्लई मलयालम के प्रसिद्ध लेखक थे। ये सभी जो लेखक थे ये अलग अलग शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आए थे, इनके दृष्टिकोण अलग थे, लेकिन फिर भी
इन लेखकों का जो लेखन था उसमें यथार्थवाद की एक मजबूत भावना, यानी जो समाज की सच्चाई थी ये उसको दिखा रहे थे अपने लेखन में। और समाज के जो हाशिए पर पड़े हुए लोग थे, जो उत्पीड़ित लोग थे, उनके जीवन का ये चित्रण कर रहे थे। उनमें बहुत दिलचस्पी थी इन लोगों को। और ये उपन्यास तत्कालीन सामाजिक परिवेश की एक तस्वीर पेश करते हैं। तो इन रचनात्मक साहित्य के माध्यम से भी हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। अगला स्रोत है चित्रकारी। औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी उस अवधि की चित्रकारी से भी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जो उस समय जो चित्र बनते थे तो तत्कालीन जो स्थिति होती है, सामाजिक राजनीतिक स्थिति, उसका चित्रण उसमें भी दिखाई देता है, उन चित्रों में भी। कंपनी पेंटिंग, जिसे पटना कलम के नाम से भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में उभरी और वो उस समय के लोगों और दृश्यों को चित्रित करते थे इस चित्रकला में। इसमें व्यापार, त्योहार, नृत्य और लोगों की पोशाकें दिखाई देती थी। अंग्रेजों और भारतीयों के द्वारा बनाए गए चित्र, पेंसिल ड्राइंग, नक्काशी, पोस्टर, कार्टून विशेष रूप से 1857 के महान विद्रोह के महत्वपूर्ण अभिलेख है। विद्रोह काल की ये पेंटिंग इतिहासकारों के लिए इस महत्वपूर्ण घटना के संबंध में अंग्रेजों और भारतीयों के दृष्टिकोण की व्याख्या करने और समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो कंपनी पेंटिंग थी पटना कलम, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में ही उभरी थी, लेकिन बहुत से ऐसे चित्र थे जो जिसमें 1857 के विद्रोह का चित्रण किया गया था। वो अंग्रेजी चित्रकारों के द्वारा भी बनाए गए थे उस पर चित्र, और भारतीय चित्रकारों के द्वारा भी बनाए गए थे, लेकिन इन दोनों के दृष्टिकोण में फ़र्क है। जो अंग्रेज बनाते थे उसका चित्र वो काफ़ी आलोचनात्मक दृष्टि से रखते थे, और भारतीयों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे। तो इतिहासकार इसका अध्ययन करते हैं कि दोनों के दृष्टिकोणों में क्या फ़र्क था। ऐसे ही 19वीं सदी में कलकत्ता में उभरी कालीघाट पेंटिंग में पौराणिक पात्रों के अलावा रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त आम लोगों को भी दर्शाया गया है। बाद में जो कलकत्ता में सामाजिक बदलाव हो रहे थे, राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, उसको भी इन चित्रों में दर्शाया गया और उस समय की सामाजिक बुराइयों पर टिप्पणी और व्यंग भी किया गया। जो कालीघाट पेंटिंग थी उसके विषय समय के साथ साथ बदलते रहे। पहले पौराणिक पात्र थे, बाद में जो रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त लोग दिखाए गए, फिर जो सामाजिक बुराइयां थी उसका भी उसमें चित्रण किया गया। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में एक नया कला आंदोलन उभरा जिसने भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद से प्रेरणा ली। यानी जो भारत में जो उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, तो उसका प्रभाव चित्रकला पर भी पड़ा। नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, E.B. हैवेल और आनंद कैंटिश कुमार स्वामी उस समय के प्रमुख चित्रकार थे। अगला महत्वपूर्ण स्रोत है भारतीय पुनर्जागरण के स्रोत। भारतीय पुनर्जागरण आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दौर है और उस समय कई महत्वपूर्ण नेता हुए भारतीय पुनर्जागरण के, जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, R.G. भंडारकर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले। इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया और कई संगठनों की भी स्थापना हुई, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना सभा, रामकृष्ण मिशन। तो ये जो संगठन थे इनके लिखित दस्तावेज मिलते हैं। जो भारतीय पुनर्जागरण के नेताओं के द्वारा कई ऐसे संगठनों की स्थापना की गई थी, इनके लिखित दस्तावेज प्राप्त होते हैं। और ये जो नेता थे, संगठन थे, ये ब्रिटिश सरकार को ज्ञापन देते थे और अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए पत्र पत्रिकाएं भी निकालते थे। ये सब दस्तावेज उपलब्ध है। जैसे कि राजा राममोहन राय ने कुछ अखबार निकाला, मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी, ये निकाला था। ये नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार कि संवाद कौमुदी किसने निकाला या मिरातुल अखबार किसने निकाला था। तो इससे हमें तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति और भारतीय पुनर्जागरण के बारे में व्यापक सामग्री मिलती है। अगला स्रोत है जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और किसान आंदोलनों से संबंधित सामग्री। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो जनजातीय आंदोलनों का प्रारंभ 1857 की क्रांति से भी काफ़ी पहले हो चुका था। जो जनजातियां थी वो अंग्रेजों के खिलाफ लगातार विद्रोह कर रही थी, लेकिन बहुत उनका क्षेत्रीय स्तर पर आंदोलन होता था और उस समय इतना प्रचार तंत्र नहीं था, तो उसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची। बहुत बाद में उसके वो सब धीरे धीरे ये घटनाएं सामने आई। 1857 की क्रांति और उसके बाद में भी कई किसान आंदोलन हुए। तो इन आंदोलनों के लिखित दस्तावेज बहुत अल्प हैं या
बहुत से तो है ही नहीं लिखित दस्तावेज। 1857 की क्रांति के लिए तो फिर भी कुछ दस्तावेज मिल जाते हैं, जैसे सरकारी स्रोतों से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है, और इतिहासकारों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भी नवीन सामग्री खोज निकाली है। कई लोकगीतों और लोक स्मृतियों के अध्ययन से भी इस विद्रोह की जानकारी मिल जाती है। जैसे लोग कहानियों में और गीतों में भी इस विद्रोह से संबंधित घटनाओं का वर्णन करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पे जानकारी मिल जाती है, सरकारी स्रोतों से भी कुछ जानकारी मिल जाती है। लेकिन जो जनजाति और किसान आंदोलन, इनके बारे में जानकारी की बहुत कमी है। थोड़ा बहुत जानकारी जो मिलती है वो सरकारी स्रोतों से ही मिलती है, और इसमें आंदोलनकारियों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखाया गया है। चूंकि वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे थे, तो अंग्रेज सरकारों ने उसके बारे में जो कुछ भी लिखा है वो नेगेटिव ही लिखा है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण ही रखा है। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन के दस्तावेज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके अलावा और भी जो राजनीतिक संगठन थे जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे, उससे संबंधित जो लिखित दस्तावेज हैं वो इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिवर्ष अपना अधिवेशन करती थी। इसमें अलग अलग प्रस्ताव पास किए जाते थे, सरकार को प्रत्यावेदन भेजे जाते थे, और जब बाद में कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन करना प्रारंभ किया तो इससे संबंधित सभी निर्णय विचार विमर्श होता था बहुत, उसके बाद लिए जाते थे। तो ये जो बहस होते थी, निर्णय लिए जाते थे, इन सबको लिखा जाता था, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता था। हर साल एक अधिवेशन होता था और वहाँ पे बहस होती थी, निर्णय होता था, उन सबको लिपिबद्ध किया जाता था। तो ये सामग्री उपलब्ध है, हमको मिलती है दस्तावेजों के रूप में। तो इससे हमें इतिहास लेखन में काफ़ी मदद मिलती है। बहुत सारी सामग्री उस समय के इतिहास के बारे में प्राप्त हो जाती है। महात्मा गांधी के लेखों और भाषणों को संकलित करके 100 खंडों में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम से प्रकाशित किया गया है। ऐसे ही सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के लेखों को भी प्रकाशित किया जा चुका है। राष्ट्रीय नेताओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े अनेक क्षेत्रीय नेताओं के लेख और रचनाएं भी इतिहास के अध्ययन के लिए उपलब्ध है। तो ये कुछ थे स्रोत आधुनिक भारत के इतिहास के। बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत हमें उपलब्ध हैं जिससे हमें आधुनिक भारत के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।